स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए जनरल साइंस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग में चल रहा है जनरल साइंस और जो इवनिंग में चल रहा है, नाइट में चल रहा है, वो चल रहा है जीएस में हिंदी चल रहा है, ठीक है ना। जनरल साइंस में और सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो चल रहा है प्राचीन भारत चल रहा है। तो प्राचीन भारत समाप्त होने के बाद अन्य सब्जेक्ट लगाया जाएगा और सुबह साइंस खत्म होने के बाद फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी लगाई जाएगी, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आए हुए हैं या आने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें देखें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, किस यंत्र की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। देखिए बैरोमीटर से लगाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आपके लिए एक सवाल है कि जो बैरोमीटर होता है ना, अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक नीचे गिर जाएगा, उसके जो इंडिकेटर है वो नीचे गिर जाएगा, एकाएक बिल्कुल नीचे गिरेगा, तो उसमें क्या स्थिति होती है? वर्षा होने की स्थिति होती है, मौसम साफ रहने की होती है, या आंधी आने की? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब ध्यान रखें कि जो बैरोमीटर है वो क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है ना। वायुमंडलीय दाब को उसमें मापा जाता है, ध्यान रखें। और जैसे जैसे हम क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं, ऊपर को जाते हैं, तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि खाना बनाने में भी दिक्कत आती है पहाड़ी क्षेत्रों में, या वायुयान में बैठे कोई व्यक्ति है, उसका जो यात्री है उसका फाउंटेन पेन से स्याही नीचे को रिसने लगती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल उसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल के नियम पे आधारित हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक जितने भी चीज़ें हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित हैं, ठीक है ना। पास्कल का नियम क्या कहता है कि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। ये पास्कल ने कहा, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये पास्कल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पे वो गल जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर क्या होगा कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, मेल्टिंग पॉइंट उनका बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर सभी द्रव के क्वथनांक, क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, यानी जहाँ पे बॉयल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा द्रव का, ठीक है ना, ध्यान रखें, क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर अपने ऊपर की ओर एक बल लगाता है, क्या कहलाता है? ध्यान रखें, आपने सुना होगा उत्प्लावन बल, है ना, उत्प्लावन बल सुना होगा। तो उत्प्लावन बल यही है कि जिसके कारण वो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखें, जो वस्तु जब द्रव में पूर्णतः डूब जाती है ना, जब डूब गई पूरी पानी में, तो उत्प्लावन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्प्लावन बल अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाता है, ठीक। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होती है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? एसआई जो मात्रक है घनत्व का, वो क्या है? तो घनत्व का जो मात्रक है वो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो क्या होता है घनत्व? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब होता है, ठीक। अब देखिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो ध्यान रखिए, आपेक्षिक घनत्व होता क्या है? आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व, जो भी वस्तु है वस्तु का घनत्व, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। अब देखिए घनत्व बटे घनत्व, मात्रक तो वैसे भी कट जाएगा, तो कोई मात्रक होगा ही नहीं इसका, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में घुमा के, ठीक। ध्यान रखें, आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। ध्यान रखें, हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, जो आपेक्षिक घनत्व है उसको मापा जाता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ध्यान रखें, आपने देखा ना, आइस जो बर्फ होते हैं बड़े बड़े, वो समुद्र में तैरते हैं, तो 1/10 भाग ऊपर होता है और सब नीचे बड़े भाग होते हैं। इसी वजह से जो टाइटैनिक जहाज़ था उसके डूबने का कारण ही यही था कि उन्हें लगा कि जो ऊपर भाग है छोटा है और पता चला कि वो नीचे बहुत बड़ा चट्टान है, ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दुग्ध मापी, लैक्टोमीटर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? ध्यान रखिए, ये जो ससंजक बल है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ससंजक बल का जो मान होता है, देखो ससंजक बल होता क्या है?
ससंजक बल होता है कोहेसिव फोर्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है ना, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगेगा वो ससंजक बल कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। और ये नगण्य होता है, ठीक है ना, ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है ससंजक बल का मान, जबकि गैसों में नगण्य होता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब ध्यान रखें किस बल के कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकती है, असंजक बल। तो देखिए जैसे ससंजक बल है, असंजक बल है दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला, ये सेम पदार्थ के अणुओं के बीच और ये भिन्न पदार्थों के, इसलिए वस्तु में चिपकती हैं, ध्यान रखें। असंजक बल एडहेसिव फोर्स कहते हैं इसे, ठीक है ना, ध्यान रखें। पृष्ठ तनाव पे बढ़ते हैं, तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होता है, तो द्रव का अगर ताप टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, टेम्परेचर ऊपर होगा तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव नीचे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, ठीक है ना, क्रांतिक ताप पर, किस ताप पर, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ध्यान रखें ये एग्जाम में पूछा जाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने, ऊपर को चढ़ता रहता है ना, या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, किस कैपिलरिटी, ठीक है ना, केशिकत्व कहते हैं, ऊपर या नीचे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, लालटेन या लैंप की जो बत्ती होती है ना उसमें तेल अपने आप ऊपर चलता है ना, जैसे हम जलाते थे, तो किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है, तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, वो केशिकत्व कैपिलरिटी के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उपग्रहों में लोलक घड़ी काम क्यों नहीं करेगी, ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। लोलक काम क्यों नहीं करेगा उपग्रहों पे, क्योंकि भारहीनता होगी ना उपग्रहों पर, लोलक इसलिए काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो उपग्रहों में लोलक काम नहीं करेगा, भारहीनता की स्थिति में जी का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना है। अब ध्यान रखें ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, जी का मान, तो जी का मान कितना है चंद्रमा पर, पृथ्वी के जी का मान 1/6 गुना, ठीक है ना, 1/6 गुना रह जाता है, इसीलिए चंद्रमा पर क्या होता है, थोड़ा सा भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो द्रव्यमान होता है वो कम हो जाता है वस्तु का। ध्वनि तरंगों की किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, ठीक है ना, समझिए। तो ध्वनि तरंगें हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंग होती है जब तरंग गति की दिशा जो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी समांतर होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है, ठीक है, अनुदिश उसे कहते हैं। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती है, फोटोन की, ध्यान रखें फोटोन की बनी होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ परिसर जो होता है, रेंज होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, ध्यान रखें इसे, -14 से 4 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई। आप अब देखिए एक्सरेज की खोज किसने की थी, रोंटगेन, रोंटगेन ने एक्स रे की खोज की थी, बार बार पूछा जाता है, ठीक। किस विकिरण का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखें ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोहरे में फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, अवरक्त विकिरण का, किसका होता है, अवरक्त विकिरण का, ठीक है ना, ध्यान रखें। और साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल होता है रोगियों की सिकाई करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किन तरंगों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में होता है, किसका होता है, लघु रेडियो तरंगें, या क्या इन्हें और रंग हर्टिजियन कहते हैं, ये थोड़ा एरर है, हर्टिजियन जो तरंगें हैं उनका प्रयोग किस में होता है, रेडियो, टीवी और टेलीफोन में होता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, किन तरंगों को सूक्ष्म तरंगें कहते हैं, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की जो वेव्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। अब ध्यान रखिए ये बार बार पूछा जाता है, 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं, ऑडिबल साउंड, ठीक है ना। एक होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है, और एक होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव। जो 20,000 से ज़्यादा होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगें, और जो 20 हर्ट्ज से छोटी होती हैं वो होती हैं अपश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकेत भेजने, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इनमें किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है संकेत भेजने या समुद्र की गहराई का मापने के लिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम में ध्वनि की चाल, ठीक है ना, मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और घनत्व पे, डेंसिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 322 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखें, वायु में, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस में ध्वनि की चाल अधिक होती है? सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, और वायु में जो ध्वनि की चाल होगी वो कितनी होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। आपको बताना है कि जो लोहे में ध्वनि की चाल होगी वो कितनी होगी, कितनी मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है ना। और ये सभी के सभी होती हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? ध्यान रखें, कान पर 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव रहता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिस मत करिए, डेली सेशन इनका लीजिएगा, सिर्फ 10 से 12 मिनट आपको देने हैं। रिवीजन जिन्होंने पढ़े हैं रिवीजन कर लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो संजीवनी है ये, ठीक है ना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।